हेलो दोस्तों, अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो वो लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए ऋण, बदलती आर्थिक हालात, जियोपॉलिटिकल टेंशन और वेदर कंडीशंस की चुनौतियों का सामना कर रही है, वो चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो। फिर उसके बाद वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ, जिसे WTO प्रोजेक्ट करता है, वो 2022 में 2.7% से 1.7% 2023 में आ गया है। हालिया रेटिंग की घटना और आने वाले आंकड़ों की वजह से वहां पर दो तरफा आंदोलन शुरू हो गया है। और अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें या भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर भारत की GDP 272.41 लाख करोड़, जो लगभग 3.30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2.84 ट्रिलियन यानी 234.71 लाख करोड़ से बढ़कर पहुंची है। और अगर इसकी ग्रोथ की बात देखें तो ये 16.1% की ग्रोथ ली है। और आज की डेट में भारत विश्व की नंबर 5 अर्थव्यवस्था बनकर अपना झंडा फहरा रहा है। देखिए, एक डेटा है जो फोर्ब्स से लिया गया है। इसमें दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज के बारे में दिया हुआ है, जिसमें नंबर 1 पर USA है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पर जर्मनी है और नंबर 5 पर इंडिया है। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो GDP है, दूसरी है GDP पर कैपिटा। GDP जो है वो ओवरऑल किसी देश की होगी, GDP पर कैपिटा जो है वो इंडिविजुअल प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी कितना कमा रहा है। तो GDP पर कैपिटा दर्शाती है कि किसी इंसान की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, और वो ही डिसाइड करता है कि वहां पर ग्रोइंग इकोनॉमी है या नहीं है। तो इसलिए GDP पर कैपिटा भी ज्यादा होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम GDP की, GDP आखिर है क्या। GDP का मतलब है कि किसी देश में उसकी भौगोलिक सीमाओं के अंदर कोई भी गुड्स का या सर्विसेज का जो फिनिश्ड रूप होता है, मतलब कोई भी अगर चीज तैयार हो रही है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो जब फिनिश्ड रूप में आ जाता है, या वो सर्विसेज जो किसी को फाइनल स्टेज में मिल रही है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो बोलते हैं GDP। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, डोमेस्टिक का मतलब है जहां हम रह रहे हैं, ग्रॉस का मतलब है ओवरऑल, जिसमें कि हम जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे ये टी-शर्ट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये भी उसी में आ रहा है, जो कार हम यूज कर रहे हैं, जो माइक यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें GDP में ही आ रही हैं। कुछ चीजें GDP में जो नहीं आती हैं वो उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सपोज इंडिया में हम घरों में रहते हैं और वहां पर लेडीज घर के काम करती है, जैसे कि सपोज घर में किचन के भी काम होते हैं, खाना बनाने का काम होता है, वो ही अगर हम खाना बनाने के लिए किसी को एम्प्लॉय करते हैं और उसको सैलरी देते हैं तो वो GDP में काउंट है। लेकिन क्योंकि हमारे घर की लेडीज अगर खाना बना रही हैं और उनको हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो GDP में काउंट नहीं है। अब अगर हम GDP की डेफिनेशंस को देख लेते हैं तो उसमें कुछ एक शब्द हैं जो हमें गौर करने वाले हैं। नंबर 1 तो ये है कि एक विशिष्ट अवधि में, एक पर्टिकुलर टाइम में, दूसरा फिनिश्ड गुड, तीसरा ही है सर्विसेज, चौथा किसी देश की भौगोलिक सीमाएं, और पांचवा है मार्केट वैल्यू। ठीक है, मतलब कि ये जो चीजें हैं ये जरूरी है, देखने वाली हैं किसी GDP में। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं GDP का। सपोज एक हलवाई है, एक हलवाई एक कैंडी बनाता है और उस कैंडी को बनाने के लिए उसको चीनी या शुगर परचेज करनी होती है मार्केट से। तो जो शुगर का प्राइस है, जो शुगर है, वो GDP में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो एक फिनिश्ड गुड नहीं है, और कैंडी जो है वो एक फिनिश्ड गुड है, इसलिए वो GDP, उसका जो मार्केट वैल्यू है वो GDP में काउंट होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आप GDP को समझ गए होंगे, और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे तमिलनाडु। GDP के बाद जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो एक इकोनॉमी में आता है, वो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, जैसे सभी को मालूम है कि महंगाई होती है। इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर हमने किसी बेस ईयर में जो उसका CPI है, CPI इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर 100 है और करंट ईयर में वो 110 है, तो हमारा जो मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन है वो 10% हो गया। इसको मैं एक एग्जाम्पल में ये भी बताता हूं, जैसे कि किसी चीज की वैल्यू आज की डेट में जो है वो 1990 में नहीं होगी, यानी उस वैल्यू में जो चेंज आता है और परसेंटेज में जो चेंज आ गया वो उसका परसेंटेज हो गया। अब
जो इन्फ्लेशन होता है उसके कारण क्या होते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन का मेन जो कारण होते हैं वो डिमांड सप्लाई के ऊपर ही चलता है। यदि डिमांड जो है वो पुल इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति की मांग है, तो क्या होता है कि चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। चीज़ों की मांग कब बढ़ती है? कि जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, हमारे पास पैसे आने लगते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी जो है वो बढ़ावा कर देती है मांग को या डिमांड को। दूसरे नंबर पे आती है मूल्य बढ़ोतरी। मूल्य बढ़ोतरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये तब होता है कि जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है और हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो भी मटेरियल है वो जब हम यूज करते हैं महंगा, तो ऑब्वियस है कि उस फिनिश्ड होने के बाद वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो ऑब्वियस है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी। अब क्योंकि डिमांड तो ज्यादा बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, यानी सप्लाई कम हो रही है, तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन है और डिमांड की वजह से हमारा प्रोडक्ट कम है, तो हम ऑब्वियस है उसकी कीमतें बढ़ा देंगे, तो यहां पर भी महंगाई बढ़ती है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए किन चीजों का यूज होता है? तो नंबर 1 पर आता है WPI, जिसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। आज से कुछ साल पहले तक WPI को ही बेस माना जाता था, लेकिन आज की डेट में हम जो बेस मानते हैं वो मानते हैं CPI को। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी वो वैल्यू जो हमारे पास, मतलब किसी इंसान के पास, जब हम किसी देश में रह रहे हैं, हमारे पास जिस प्राइस में वो चीज आती है उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अभी आपने थोड़े दिनों में सुना होगा कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से खेती में दिक्कत हुई। खेती में दिक्कत होने से जो है सब्जियों के दाम बढ़ गए, जिसमें कि टमाटर और अब आने वाले टाइम में प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। वो केवल क्या कारण है? वो केवल ये कारण है कि महंगाई की दर बढ़ रही है, कुछ एक एक्सपेक्टेशन भी है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वो होता है जिसमें लोगों को लगता है कि आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ने वाली है, और ये डिपेंड करता है कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से या राजकोषीय घाटे की वजह से। सपोज अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी में फोरकास्ट किया गया है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो उनको ये लगता है कि हाँ महंगाई बढ़ने वाली है और इसका मार्केट पे काफी ज्यादा असर आता है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ही है, जिसमें दिखाया गया है, इसमें स्टेट वाइज जो महंगाई है वो अलग अलग है और ओवरऑल महंगाई जो है वो 7.4 है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना यह है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि खरीफ की बुआई अच्छी हुई है, तो आने वाले टाइम में उसका फायदा मिलेगा और मिडिल इनकम ग्रुप की वजह से हम महंगाई पे कंट्रोल पा लेंगे। और ये लगभग जो उनका आइडियल एक बेंचमार्क है 4% प्लस माइनस 2%, वो उसको अचीव कर लेंगे। अब दोस्तों, जैसे अभी हमने बात की है GDP की और इन्फ्लेशन की, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक है वो एक्शन लेता है। हमारे देश में क्योंकि सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो एक्शन लेता है और इसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाता है। रेपो रेट जो है वो करंट में 6.50 है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें 6.50 को ही रखा गया है। पिछली मीटिंग में भी ये 6.50 ही था। अब मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या MPC के बारे में बताता हूं। कमेटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित एक कमेटी होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं और इसको अध्यक्ष जो करता है वो करता है RBI का गवर्नर। ये साल में कम से कम 4 बार होता है और वैसे नॉर्मली 6 बार होता है। लगभग हर 2 महीने के अंतराल पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस कमेटी की बैठक करती है। ये डेटा है इस मीटिंग का जो अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उन्होंने जो रेपो रेट और बाकी रेशो रेट डिसाइड किए हैं। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कमेटी क्या क्या डिसाइड करती है। रेपो रेट, SDF जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, MSF जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कॉरिडोर, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस, रिजर्व रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ये मैं काफी शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, रेपो रेट बढ़ने के बाद से ही फिर कहानी शुरू होती है। कहानी का मतलब यह है कि जैसे सपोज 6.50 रेपो रेट रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसको किसी कॉमर्शियल बैंक ने
पैसा लिया आरबीआई से। अब क्योंकि कोई बैंक भी अपना बिजनेस कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट में ही आगे लैंडिंग करेगा। ठीक है, जैसे कि वो किसी कंज्यूमर को देता है या किसी को भी देता है तो वो अपना एक रेट तय करता है, वो रेट होता है बेस रेट या ईबीआर। तो बेस रेट जो होता है वो बेस रेट में कुछ प्लस करने के बाद वो कंज्यूमर को लैंड करेगा। वो किसी भी तरीके का लोन हो, हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन हो। जैसे सपोज 6.50 से आरबीआई से लिया, अब आरबीआई तय करता है कि आप इससे कम रेट में किसी को लैंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब उन्होंने एक बेस रेट फाइनल कर लिया, बेस रेट के बाद लैंडिंग हुई। अब जैसे कि सपोज हम एक आम आदमी है, हम अगर कोई हाउसिंग लोन लेने जाते हैं तो हाउसिंग लोन में हमें मिल रहा है वो बेस रेट के हिसाब से। कभी वो 6% हो जाता है तो हम लोन ज़्यादा ले लेते हैं और हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि हम चीज़ें बार बार परचेस करने लगते हैं। और अगर वो ही बेस रेट बढ़ जाता है तो हमारे पास लैंडिंग ही महंगी आती है और हमें इंटरेस्ट या ईएमआई ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए, अभी लोन ना लिया जाए। जब लोन नहीं लिया जाएगा तो इसी पर फिर मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, मतलब जो डिमांड और सप्लाई मैंने आपको बताया इसी का चीज़ों पर फर्क पड़ता है। सपोज मुझे आज की डेट में कोई घर लेना है या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ मनी मार्जिन मनी के रूप में दूंगा, बाकी का मैं अगर हाउसिंग लोन करवाऊंगा। सपोज मैंने टोटल कॉस्ट का 70% हाउसिंग लोन करवाया तो उसके लिए मैं बैंक के पास जाता हूं। बैंक जो मुझे लैंडिंग करता है या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो देता है बेस रेट के हिसाब से। अब बेस रेट के हिसाब से अगर वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रहा है, यानी मेरी ईएमआई कम जा रही है, आज की डेट में सपोज मेरी ईएमआई 10 लाख पर 8-8.5 रुपए जा रही है, एक एग्जाम्पल है, 8-8.5 रुपए जा रही है और यही 2 बार की एमपीसी की मीटिंग के बाद बेस रेट बढ़ जाता है, रेपो रेट बढ़ जाता है, फिर मेरी वो लैंडिंग हो गई 2% ज्यादा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि मैं वो लोन लूंगा लेकिन मैं उसको पोस्टपोन कर दूंगा, और जब पोस्टपोन कर दूंगा तो यानी मैं आज की डेट में वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर रहा हूं। जब परचेज नहीं कर रहा हूं तो यानी डिमांड कहीं ना कहीं कम आ रही है, और डिमांड कम आने से रियल एस्टेट के प्राइस डाउन हो रहे हैं। जब डाउन हो रहे हैं तो आज से 1 साल पहले उसी प्रॉपर्टी में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका एप्रिसिएशन क्या हो गया, उसका एप्रिसिएशन कम हो गया। इसी तरीके से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, कुछ एक म्यूचुअल फंड जो है सेक्टोरियल फंड होते हैं, सेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड फंड होते हैं। जैसे कि सपोज फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डिमांड के हिसाब से होता है, एक मांग के हिसाब से, तो अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उस चीज पर असर आएगा। तो क्या होता है कि फिर म्यूचुअल फंड में के भी रिटर्न्स पर इसका असर आता है। और ओवरऑल हम देखें तो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या रियल एस्टेट हो, कहीं ना कहीं इस चीज का रेपो रेट के बढ़ने का उसका असर आता है। तो हमें इस चीज का इंतजार करना चाहिए कि जो आइडियल वैल्यू मान के चल रहा है आरबीआई 4% ±2%, वो जल्दी से जल्दी आ जाए और हम जो है एक अच्छी देश के साथ ग्रोथ करें। हमारा देश अब, क्योंकि ब्रिक्स की अभी मीटिंग हुई है, उसमें भी मोदी जी ने कहा है कि जल्दी ही इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाला है। दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताई है, ये बहुत शॉर्ट में बताई है। अगर इन टॉपिक्स पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बना सकूं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।